आज हम अध्याय 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। संसाधन संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन वो है जो मनुष्य का काम है आसान करते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। हमारा पाठ संसाधन पर डिपेंड है। भू संसाधन तथा कृषि के बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भू उपयोग वर्गीकरण। भू उपयोग वर्गीकरण में हमें भारत की दो प्रमुख संस्था है, उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली तो हमारी संस्था है भू राजस्व विभाग। पहली संस्था का नाम है भू राजस्व विभाग और दूसरी का नाम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भू राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग दोनों का अलग अलग कार्य होता है। हमें पता है कि भारत में जो भी भूमि है 100 की 100% हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की जानकारी हमें नहीं है, फिर भी ये विभाग है वो हमें पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं और जो भी सटीक जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाते हैं। भू राजस्व विभाग का कार्य क्या है? भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है अपने पास। भू उपयोग भूमि का जो उपयोग हो रहा है, कहीं पर मकान है, कहीं पर समतल जमीन है, कहीं पर वन है, कहीं पर चारागाह क्षेत्र है और कहीं पर मकान बने हुए हैं, कहीं रेल है, सड़क मार्गों का निर्माण हुआ है। इन सब की जानकारी है वो भू राजस्व विभाग है वो अपने पास रखता है। जबकि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का क्या है कि भारत में जो भी राज्य, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उन सब की सही जानकारी देने का काम है भारतीय सर्वेक्षण विभाग करता है। जानकारी भारतीय सर्वेक्षण विभाग देता है, जबकि अभिलेख अपने पास है, भूमि उपयोग संबंधी अभिलेख है वो भू राजस्व विभाग अपने पास रखता है। दोनों संस्थाओं का अलग अलग कार्य है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत में जितने भी राज्य हैं, भारत का जितना भी क्षेत्रफल है, उन संबंधी जितनी भी जानकारी होती है वो हम तक पहुंचाने का प्रयास करती है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। जबकि भूमि का उपयोग से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं, किस क्षेत्र में भूमि कितनी उपयोग की जा रही है, उन संबंधी जो भी आंकड़े होते हैं वो हमें भू राजस्व विभाग द्वारा पहुंचाए जाते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर। अध्याय 3 है भू संसाधन तथा कृषि। भू उपयोग वर्गीकरण। भू राजस्व विभाग है वो भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। भू उपयोग संवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न होता है। यानी भूमि का उपयोग है वो कुल क्षेत्र के बराबर होता है, लेकिन जो वास्तविक भूमि होती है, वास्तविक जो क्षेत्र होता है, उससे ये भिन्न होता है, अलग होता है। भारत के प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का। भारत के प्रशासकीय इकाई मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं, उनके पास जो भी जमीनें हैं, जो क्षेत्रफल है उनका, उन सब की जानकारी देने का कार्य है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का है। अब हम देखेंगे कि भारत में जो भूमि उपयोग हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, उनके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। तो भू उपयोग पहला है हमारा वनों के अधीन क्षेत्र, यानी ऐसी जमीन जहां पर वन पाए जाते हैं, उस भूमि को हम वनों के अधीन क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पर वन पाए जाते हो उस भूमि को हम वनों के अधीन क्षेत्र में रखेंगे। वर्गीकृत वन क्षेत्र और वास्तविक वन क्षेत्र है वो दोनों क्या होता है? भिन्न होता है। वर्गीकृत और वास्तविक दोनों भिन्न होते हैं। अब वर्गीकृत यानी जहां वन विकसित किए जा सकते हैं वो क्षेत्र वर्गीकृत है। मान लो ये कोई भी राज्य है, ये इतना क्षेत्र है जहां वर्तमान में वन नहीं है, लेकिन यहाँ वन लगाए जा सकते हैं, इसे इसमें शामिल किया गया है। वर्गीकृत और वास्तविक। वर्गीकृत मतलब जहां पर वन लगाए जा सकते हैं, और वास्तविक यानी वास्तविक क्या है? यहाँ पे वर्तमान में वन नहीं है, ये वास्तविकता है, लेकिन यहाँ पर वन लगाए जा सकते हैं। तो वर्गीकृत और वास्तविक दोनों वन क्षेत्रों में अंतर होता है। वर्गीकृत वो होते हैं जहां वन विकसित किए जा सकते हैं। दूसरा हमारा है बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर वह भूमि जिसको प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। यानी हमारे पास कितनी भी मशीनें हो, उन सभी मशीनों का प्रयोग करके भी हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते। उस भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। कितना भी प्रयास कर लो, जिस भूमि को हम कृषि योग्य नहीं बना सकते वो बंजर भूमि के अंतर्गत आती है या व्यर्थ भूमि के अंतर्गत आती है। अब ऐसी कौन कौन सी भूमियां हैं जिनको हम कृषि योग्य नहीं बना सकते? जैसे बंजर पहाड़ होते हैं, उनको हम मशीनों की सहायता से भी कृषि योग्य नहीं बना सकते हैं। मरुस्थल प्रदेश है, उनको भी हम नहीं बना सकते कृषि योग्य, और खड्ड प्रदेश है, उनको भी कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती। ये भू उपयोग के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला हमने देखा वनों के अधीन क्षेत्र, ऐसी जमीन जहां पर वन ही वन पाए जाते हों,
और इसमें वर्गीकृत और वास्तविक में अंतर होता है। वर्गीकृत वह क्षेत्र होता है जहां पर वन विकसित किए जा सकते हैं लेकिन वर्तमान में वन नहीं है, जबकि वास्तविक वह क्षेत्र होता है जहां पर वर्तमान में वन पाए जाते हैं। दूसरा हमारा बंजर और व्यर्थ भूमि है। इसमें हमने देखा है कि बंजर वह भूमि जहां पर हम वर्तमान में जो भी हमारे पास मशीनें प्रौद्योगिकी उपलब्ध है उन सब की सहायता से भी हम उस भूमि को कृषि योग्य नहीं बना सकते, ऐसी भूमि को हम बंजर भूमि कहते हैं। तीसरी अगर हम बात करें गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी ऐसी भूमि जो कृषि के अलावा उपयोग हो रही हो, उस भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कहते हैं। जैसे बस्तियां, तो बस्तियां क्या है? गैर कृषि कार्य है। सड़क है, नहर है, उद्योग है, दुकानें, ये सब के सब गैर कृषि कार्य जो भूमि होती है उन पर बनाई जाती है। जहां पर हम कृषि नहीं कर सकते उस भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत रखते हैं। इसमें बस्तियां आएगी, सड़क है, नहर है, उद्योग है, दुकान है आदि शामिल होते हैं। यानी ऐसी भूमि जिन पर बस्तियां हो, जिन पर सड़क हो, जिन पर नहर हो, जिन पे उद्योग धंधे लगे हुए हो और जिन पर दुकानें हो, उन भूमि को हम गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि के अंतर्गत रखते हैं। 4 नंबर अगर हम देखें द्वितीयक और तृतीयक की क्रियाकलाप, द्वितीयक उद्योग, तृतीयक सेवा सेक्टर, परिवहन, बैंक, व्यापार, ये सब के सब क्या है? तृतीयक में। इन दोनों में जब से क्रियाकलाप में वृद्धि हुई है तो इस क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। यानी ये क्षेत्र द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में संलग्न लोगों से संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित नहीं है। प्राथमिक क्रियाकलाप में कमी होगी, इस क्षेत्र में वृद्धि होगी। स्थायी चारागाह क्षेत्र, इस पर ग्राम पंचायत का या सरकार का, यानी ऐसे क्षेत्र जहां स्थायी चारागाह पशुओं को चराने के लिए निश्चित किए गए क्षेत्र होते हैं, उन्हें हम उन भूमि को हम स्थायी चारागाह क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, जिस पर या तो ग्राम पंचायत का अधिकार होगा या फिर सरकार का अधिकार होगा। स्वामित्व में होती है। इस भूमि का एक छोटा भाग है वो ही निजी स्वामित्व में होता है, केवल एक छोटा सा भाग है वो ही निजी स्वामित्व में होता है, बाकी सब का सब है वो या तो ग्राम पंचायत के अधीन होगा या फिर सरकार के अधीन होगा। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि होती है उसे हमें साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। साझा यानी सब लोगों की होती है, उसे हमें साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। जो भूमि ग्राम पंचायत के अधीन हो, जिस पर पूरे ग्राम पंचायत का अधिकार हो, गांव में रहने वाले व्यक्तियों का अधिकार हो, सभी का एक समान अधिकार होता हो, उसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में आएगी विविध तरु फसल और उपवन के अंतर्गत क्षेत्र, यानी ऐसी भूमि जिस पर उद्यान या फलदार वृक्ष लगे हो, उस भूमि को हम विविध तरु फसल या उपवनों के अंतर्गत रखेंगे। तरु फसल यानी जिस पर फलदार वृक्ष हो, उस भूमि को हम इसमें शामिल करते हैं। उद्यान यानी जहां पर उद्यान हो और फलदार वृक्षों के अधीन वाली भूमि होती है वो इसके अंतर्गत आती है। और इस प्रकार की भूमि है वो ज्यादातर एक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होती है, ये ग्राम पंचायत या सरकार के अधिकार में होती है, जबकि विविध तरु फसलों वाली भूमि होती है वो किसी एक व्यक्ति के अधिकार में होती है, निजी स्वामित्व में होती है। अगर हम 6 नंबर की बात करें कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, योग्य व्यर्थ भूमि यानी ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जा सकती हो लेकिन जो 5 वर्षों से अधिक समय तक कृषि रहित रही हो, जिस पर पिछले 5 वर्षों से ज्यादा समय तक वहां पर कृषि नहीं की गई हो, उस भूमि को हम कहेंगे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। हालांकि मशीनों के द्वारा वर्तमान प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इस पर कृषि कर सकते हैं, इसे हम कृषि योग्य बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अगर हम देखें तो 5 वर्ष से ज्यादा समय तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। तीनों को एक साथ याद रखना है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि। अगर हम देखें वर्तमान प्रतिभूमि जो 1 वर्ष से जिस पर कृषि नहीं की गई, जिस भूमि पर पिछले 1 साल से कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया हो उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और जिस पर 1 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्षों से कम तक जिस पर कोई भी कृषि कार्य नहीं किया गया हो उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। और 5 से अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो फिर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में चली जाएगी। इसमें 5 वर्ष से ज्यादा समय तक कृषि कार्य नहीं किया गया हो, तीनों को एक साथ याद करेंगे तो ये तीनों याद हो जाएगी। वर्तमान प्रतिभूमि जिस पर पिछले 1 साल से
कोई भी कृषि कार्य है वो नहीं किया गया। हम देखते हैं हमारे यहाँ जमीन को उपजाऊपन बरकरार रखने के लिए लोग क्या करते हैं, 1 साल के लिए जमीन है वो खाली छोड़ देते हैं ताकि अगली बार जब हम फसल बोएं तो वो ज्यादा उपजाऊ बन जाए। वो होती है वर्तमान प्रतिभूमि, यानी 1 साल से कम समय तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। और जिस भूमि पर 1 से 5 साल तक कृषि नहीं की गई हो, 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम तक जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। और वह भूमि जिस पर 5 साल से ज्यादा हो गए, 5 साल से ज्यादा समय हो गया जिस पर कृषि नहीं की गई हो उसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इसे कृषि योग्य भूमि में भी बदल सकते हैं। निविल बोया गया क्षेत्र, निविल वह भूमि जिस पर फसलें उगाई और काटी जाती हो उसे हम निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जिस पर फसलें उगाई और काट ली जाती हो उसे हम निविल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक बार रिपीट मार ले, भूराजस्व विभाग, भूराजस्व विभाग को काम हुआ है कि भूराजस्व विभाग है वो भूमि उपयोग से संबंधित जितने भी अभिलेख है ना वो आपके पास में रखते हैं। भूमि उपयोग से जितना भी संबंधित अभिलेख होते हैं वो अपने पास से रखता है भूराजस्व विभाग। दूसरी, अगर आपने देखा भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के क्रम का भारत का जितना भी राज्य है सगड़ा की क्षेत्रफल की जानकारी है ना वो लाके अपना देगो। और वो तो क्षेत्रफल जितने भी है सगड़े की जानकारी देगो भी मशहूर। भूराजस्व विभाग को काम हुआ है कि कुछ जमीन है वह कितनी कितनी घटा घटा काम में ले रखी है, भूमि को उपयोग घटा घटा कितों की तो इससे संबंधित आंकड़ा है वो भूराजस्व विभाग आपके पास में रखो। अब आप देखा क्या भूपयोग वनों के अधीन क्षेत्र नाम अपना पड़े, यानी इसी भूमि जी के ऊपर वन ही वन हो बिना आपका क्या कहूंगा वनों के अधीन क्षेत्र। अब वनों के अधीन क्षेत्र है ना वे भी 2 प्रकार का, एक तो वर्गीकृत है और एक है वास्तविक। वर्गीकृत यानी इसी जमीन जी के ऊपर वन लग सके अपा लगा सका मेहनत करके, लेकिन वर्तमान में बड़ा वन है कौन बिना आपा कहूंगा वर्गीकृत। जबकि वास्तविक भाव है जी के ऊपर वर्तमान का मायना अपना वन मिले आओगी वनों के अधीन क्षेत्र। दूसरी है बंजर और व्यर्थ भूमि, यानी इसी भूमि जी के ऊपर चाहे कितनी मशीन आप लगा लो कुछ भी जंतर जंतर कर लो बिना आपा कृषि कार्य के लिए प्रयुक्त कौन कर सका, कृषि के लिए उपयोगी कौन बना सका, तो भी भूमि ना आपा क्या कहूंगा बंजर भूमि कहूंगा या फिर कहूंगा व्यर्थ भूमि। जहाँ पहाड़ी है मरुस्थली है खड्डारी जमीन है तो बिना आपा क्या कहूंगा बंजर भूमि। गैर कृषि कार्य यानी इसी जमीन है जिसके ऊपर कृषि कार्य कौन कर रहा है, कृषि के अलावा और जिसका काम कर रहा है भी काम मारिए भी जमीन ने कहूँगा गैर कृषि कार्य में प्रयुक्त भूमि। जहाँ आप गांव बस रहे तो बड़े कृषि कौन कर सका, मकान हो गया, सड़क बन गई, नहर चल गई, भी के बाद में दुकान देखा उद्योग आ रहे बड़े उद्योग लाग रहे तो भी भूमि पर आपा कृषि नहीं कर सका ने भी भूमि ने आपा के कहूँगा गैर कृषि कार्य यानी कृषि के अलावा और काम में आपा भी भूमि ने ले रखा। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलाप में जो वृद्धि होगी ना तो एक क्षेत्र में भी वृद्धि होती जाएगी। स्थायी चारा का क्षेत्र यानी इसी जमीन जिसके ऊपर आप पशुआन चराने के लिए स्थायी बना के छोड़ती जो कह तो सरकार का अधीन होगी या फिर ग्राम पंचायत का अधीन होगी। अब क्या करा एक जिको भूमि को छोटो हिस्सा है वो एक मैंने निजी स्वामित्व पर भी हो सके। अब जिकी सरकार के या फिर ग्राम पंचायत के अधीन होगी बिना साझा संपत्ति संसाधन कहूंगा। विविध तरु फसल जी के ऊपर फलदार वृक्ष लगाए जाए भी भूमि जी पर फलदार वृक्ष ज्यादा हुए भी भूमि ने आप शाम रखा विविध तरु फसल गमाए रखा। अगर आप देखा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि इसी जमीन जो पिछले 5 साल से ज्यादा टाइम के खातिर बी के ऊपर कृषि कौन करी गई 5 वर्ष से ज्यादा टाइम हो गया बी के ऊपर कृषि कौन करी गई तो बिना आप कहूंगा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और वर्तमान प्रतिभूमि यानी जिन 1 साल तक 1 साल से कम ही टाइम हो गए 1 साल हो ही कोई 1 साल से कम समय तक जो जिस पर कृषि नहीं की गई हो जिसके ऊपर कृषि नहीं करी गई हो है बिना आप कहूंगा वर्तमान प्रतिभूमि। आप फसल जमीन हो बिन उपजाऊपन बरकरार रखने खातिर यहाँ की प्रक्रिया अपनाई जाए। पुरातन प्रतिभूमि 1 से 5 साल तक जिस जमीन पर कृषि कार्य न करी गए है बिना आप पुरातन 5 ज्यादा होता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में चल जाएगी क्योंकि 5 वर्षों ज्यादा एक महीना। निविल बोया गया क्षेत्र बिन कहे जड़ा फसल बोधी काट ली वो जो क्षेत्र हो बिना आप कहूँगा निविल बोया गया क्षेत्र। ये है अपना भू उपयोग संबंधी डाटा।